नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए काम में पिछले लगभग 5 दशक से लगे हुए हैं एक अभियान के तहत। और विश्वास मानिए, उस काम को करने से पहले लोग बहुत कुछ सोचते हैं, घबराते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन एक शख्स जिसने अपने विचार को उसका आदर्श बनाया और लग पड़े, चल पड़े और आज दुनिया में अपने उस क्षेत्र में हस्ताक्षर बने हुए हैं। और वो शख्सियत हैं श्री विंदेश्वरी पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जी। महात्मा गांधी के बाद राजनीति में एक सोच ज़रूर आई, लेकिन उसके भी बहुत राजनीतिक कारण लोग ढूंढते रहे। लेकिन आप 1970 से इस अभियान में जुड़े हुए हैं। लगभग 5 दशक हो रहा है। हाँ। और जिस दौर में 5 दशक ठीक ही था जी, क्योंकि 2 साल पहले हमने शुरू किया था। जिस दौर में आपने शुरुआत की और एक ब्राह्मण कुल से आप आते हैं, जाहिर तौर पर इसको किस तरीके से आपको निपटना पड़ा और संघर्ष क्या क्या शुरुआती मिली? असल है कि बचपन में ये चाइल्ड मुझे कौतूहल होता था। एक महिला घर में सूप डगरा चलनी देने आती थी जी। जब लौटती थी तो दादी पानी छिड़कती थी। तो मुझे ये कौतूहल होता था कि इतने लोग घर में आते हैं, लौटते हैं, तो दादी पानी नहीं छिड़कती है, इस महिला के लिए क्यों करती है? तो लोग कहते थे वो अछूत थी और उसको यदि चलती है जिस ज़मीन पर, वो ज़मीन जो है अपवित्र हो जाता है। इसको पवित्र करने के लिए पानी छीटा जाता है। तो मुझे बराबर ये था, कौतूहल होता था कि ऐसा होता क्यों है। तो मैं कभी कभी जाके छू कर देखता था उसको। मैं कितना अपवित्र हो रहा हूँ। कुछ होता नहीं था। कुछ नहीं होता था, बात तो सही है। तो एक दिन दादी ने छूते हुए देख लिया। हाय तौबा मच गई। घर में कोहराम मचा। फिर अंत में गाय का गोबर खिलाया गया मुझे शुद्ध करने के लिए, गाय का मूत्र पिलाया गया और गंगा जल का स्नान कराया गया। तो ये मैंने जहर बात थी, लेकिन मैं इसी काम में लगूंगा ये कोई निश्चित नहीं था कि इसी काम में लगूंगा। तो मैं पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्राध्यापक बनना चाहता था, किसी कारण से नहीं बन पाया। फिर नौकरियों की तलाश में एक के बाद दूसरी तीसरी, फाइनली 1968 में एक संस्था बनी थी, बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति। उसमें काम करने के लिए मैं चला गया एज सामाजिक कार्यकर्ता। वहीं मुझे यहाँ कहा गया और महासचिव ने कहा कि महिला ढोने की प्रथा मानवीय है और गांधी इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे और लोग जो इस काम में लगे हुए हैं उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ना चाहते थे जी। इस काम को आप करो। तो मैंने उनको अपनी कहानी बताई बचपन वाली कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि इसे मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं लाइट देख रहा हूँ, तुम इस काम को कर सकते हो। मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो बेतिया शहर है बिहार में, एक चंपारण में, वहाँ जाके कॉलोनी है बाबू जगजीवना के नाम पर, एसकेएमएस की जी। जाके हम रहे 3 महीना और फिर वहीं से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। आपने बिहार में यात्रा की शुरुआत की और बिहार से ही एक सुलभ की शुरुआत भी की, जहां आज बेशक खुले में शौच से मुक्ति का अभियान चलाया गया है। आज़ादी के 70 साल के बाद ये सोच को आगे बढ़ाया जाने की कोशिश हो रही है। चैलेंजेस तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सरकार के सिर्फ अकेले प्रयास करने से तो बात बनेगी नहीं। वो जागरूकता क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि आप बहुत ग्राउंड में जाकर फील करते होंगे और कहाँ जाकर लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। वो जो गैप है जी, वो गैप है कि जो संस्थागत ढांचा बनना चाहिए था जी, कार्यक्रम को के कार्यान्वयन के लिए
इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो संस्थागत ढांचा सुलभ को छोड़ के दूसरा को बन ही नहीं सका है। तो वहीं पर गैप है, वो आज तक फिल नहीं हो पाया है। मतलब एक वैक्यूम पड़ा हुआ है, विदेशी पाठक नहीं तो और कोई नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, तो वही तो आश्चर्य है कि इसी देश में उन्हीं अधिकारियों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिनके जिम्मे ये काम है जी। तो जो मैं कहता हूँ तो हमारी बात वो मान लेते हैं, वही और लोगों के लिए क्यों नहीं लागू करते हैं ये समझ के बाहर है। 1992 तक लगभग आप बिहार में सक्रिय रहे अपने इस अभियान के तहत। उसके बाद आपने बिहार से बाहर जाने का फैसला किया, उसके पीछे कोई और कारण था या फिर चैलेंजेस और भी आपको जगह दिख रहे थे? नहीं, हम तो सारे जगह काम कर रहे हैं, सिर्फ नागालैंड छोड़ के सुलभ आज सारे देश में है। 700 जिले हैं इस देश में, उसमें 591 में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो तो चैलेंज और बाहर काम करने का था ही, लेकिन 1990 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो निर्णय लिया वह निर्णय देश के हित में नहीं था, और फिर उसके बाद उसका प्रभाव बिहार राज्य पर ज़्यादा पड़ गया। तो उससे क्या हुआ कि वो बात आगे बढ़ी नहीं। तो आपके साथ ब्राह्मण जुड़ गया उस दौर में? वो मैं नहीं कहना चाहूँगा इस बात को। फिर उसी बात को जो मैं जी तो फिर उसके बाद आप विवश होकर फिर बिहार से बाहर निकले? वो भी मैं नहीं कहूँगा, विवशता की कोई बात नहीं है जी, लेकिन ये अवश्य है कि जो बिहार के ही मुख्यमंत्री ने जी दारोगा प्रसाद राय, उन्होंने ही, और उनके मंत्री थे शत्रुघ्न सिंह, इन दोनों ही निर्णय लिया था जी कि सामाजिक महत्व का काम सरकार या संस्था अकेले नहीं कर सकती है, दोनों मिलके काम करे तो काम हो सकता है। और उन दोनों के कहने पर ही सुलभ की संस्था की स्थापना हुई। आज जब तो वो अब एक मुख्यमंत्री 70 के दशक में इतना बड़ा विजन दे रहा है राज्य को और देश को, जो आज शायद देश के लिए काम कर रहा है, तो बाद के जो मुख्यमंत्री लोग आए उस बात पर विचार क्यों नहीं किया, उस गैप को क्यों नहीं देखा? बात कहाँ पर है? सभी तो सामाजिक आंदोलन से ही निकले हुए नेता थे। इसलिए तो कहा हमने कि उनको, इसे दारोगा प्रसाद राय के इस वक्तव्य को, इस लाइन को उनको विचार करना चाहिए था। नथिंग हैपन्स विदाउट ए कॉज। तो काम नहीं हो पा रहा है तो कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं अपने एक भाषण में उन्होंने कहा भी था कुछ साल पहले कि देवालय से पहले शौचालय। सही बात है, एक सोच अच्छी रही, लेकिन आप देश के रूरल एरिया में चले जाइए आप, तो आज भी आपको ऐसा कुछ वातावरण उपलब्ध नहीं दिख रहा है जहाँ जाकर लगे कि सच में लोगों के अंदर ये सोच प्रवाहित हो रही है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और खुले में शौच से परहेज करना चाहिए। बावजूद इसके कि अभियान बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ जाकर लगता है कि वो गैप है सोसाइटी के बीच, या फिर जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो क्यों नहीं इसको आगे ले जा पा रहे हैं? दिक्कतें कहाँ आ रही है? ऐसा है ना जी कि आप देखेंगे इसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि स्वच्छता को एक आंदोलन का रूप दे दिया। मैं तो 1967 में आया, लेकिन चूंकि मैं सरकार से बाहर हूँ, जी, हमारी एक सीमा है और सीमा के अंतर्गत ही हम काम करते रहे 50 वर्षों से। देखिए, प्रधानमंत्री इस बात को कहता है तो स्वाभाविक है कि देश पर प्रभाव पड़ा, और ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ा है। और आज सारे, अब देखिए इसमें है कि लड़कियां जो हैं, लड़का नहीं सोच रही है कि लड़का कैसा है, घर कैसा है, धन है कि नहीं है, पूछती है कि शौचालय है कि नहीं है। तो सोच में बदलाव नहीं हुआ है,
इससे हम सहमत आपसे नहीं है। बदलाव काफ़ी हुआ है, बड़े पैमाने पर एक सोच में बदलाव की बात मेरा कहने नहीं, का मतलब उसमें था। जो आपने पहला ही प्रश्न पूछा, पहला दूसरा, और उसी में जो जवाब दे दिया हमने, उसी में ये निहित है कि जो संस्थागत ढांचा जो बनना चाहिए था कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसमें कमी रह गई। बकिए आंदोलन का जो रूप है, आज हर आदमी स्वच्छता की बात कर रहा है। गंदा करना आपको नहीं चाहता है, कोई बाहर फेंकना नहीं चाहता है। अपवाद को आप छोड़ दीजिए। आप दिल्ली की बात ही कर लें तो अभी रास्ते से जब हम आ रहे थे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के किनारे बहुत ज़्यादा कूड़े के ढेर भी पड़े हुए थे। तो इससे कैसे माना जाए जब महानगर का ये हाल है? कारण है जी, हम अभी एक काम शुरू किया, अभी हम लोगों ने लेट ही किया, अभी शुरू कर रहे हैं, सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी गवर्नेंस। तो गवर्नेंस की पॉलिसी क्या हो? आपके टोटल गांव है 6,40,000 और टोटल शहर है 7,935। जी, जो सरकार द्वारा स्वीकृत है वो है 4,041। ठीक है, हर गांव के एक आदमी को ये जिम्मेवारी दिया जाए और अधिकार दिए जाए और वित्त दिए जाए। तीन चीज, अधिकार भी, वित्त भी और जिम्मेवारी भी। और जवाब कहा जाए तीन चीज देंगे तब ना। जिम्मेवारी दे दिया, पैसे नहीं है, अधिकारी नहीं है। सर, इस देश में तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि जिम्मेवारी भी दी जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो पाती। जहाँ किस पर तय नहीं होती है? जो सरकारी लोग होते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना। तो दुर्भाग्य तो गवर्नेंस पॉलिसी में है, उसको क्या कीजिएगा। मेरा कहना है कि वन पिट लैट्रिन का इस्तेमाल हो, ये तय हुआ 86 में, वो चलता आया 2008 तक। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जब बने मंत्री तब 2002 पिट शुरू हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलिसी गवर्नेंस हमारा है, जो दूसरा आप सब कहना चाह रहे थे वो यह कि हर वार्ड में काउंसलर है। मान ली दिल्ली ले लीजिए आप, दिल्ली की बात कर रहे थे, 272 पर ये है काउंसलर्स हैं। तो काउंसलर्स को जिम्मेवारी दिया जाए, वित्त दिया जाए और अधिकार दिया जाए और कहा जाए कि ये वार्ड साफ करने का जिम्मेवारी आप पर है। देखिए साफ हो जाएगा। इसमें इतना कमिश्नर, इतना एडमिनिस्ट्रेटर, इतना मंत्री, इतना ये, इतना वो, उतना हो, तो वो इतना जुमला प्यादा में लगा हुआ है कि शासन देश में कैसे हो ये किसी को नहीं आ रहा है। आप कहेंगे टोल टॉक आपका है। नहीं, आप बोलिए। तो टोल टॉक है, तो टोल टॉक है हमारा। मैं तैयार हूँ। कोई आदमी जो अभी तक प्रधानमंत्री से लेके और जितने लोग आए, सबने शासन किया है। जो शासन करना चाहिए था वहाँ किया, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा भी किया, बढ़िया किया, अच्छा हो रहा है। तो मतलब आपको सिस्टम से बहुत शिकायत है? शिकायत नहीं है, सिस्टम को नया बनाने की जरूरत है। तो शिकायत है तभी तो नया बनाने की जरूरत है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। शिकायत नहीं हुई, सुझाव है, तो सुझाव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम को देखे देखे लगभग 7 दशक हो गए। आज़ादी भी थी ये खत्म कितने 7 दशक के बाद अब आपको लगता है कि इसे बदलाव की आमूल? आप बताइए नहीं, इतने कुआं खोले गए जी, इतने चापाकल गए, इंदिरा आवास योजना बनी, इतने सी हुए, तो गए कहाँ ये? और 44 वर्ष से मैं अपना अकाउंट दे रहा हूँ। 44 वर्ष जो हमने काम किया, आप पटना में जो शौचालय कभी आपने किसी भी सरकार को ये सुझाव इस तरह से दिए हैं? सरकार के साथ काम हम करते हैं। नहीं, जो अभी आप बता रहे हैं कि किस तरह से बदलाव की ज़रूरत है, जिससे कि आपको सत्य भारत चाहिए और देश को सही मायने में आप सही मायने में विकास की राह पर आगे ले जा पाएंगे, तब ऐसा कुछ सुझाव आपने दिया है गवर्नमेंट को? अब ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, उसमें क्या है ना कि सरकार सत्यवाद की खोज नहीं करती है। सरकार खोजती है कि जो हमारी बात को समर्थन कौन करता है।
सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो सोचते हैं कि जो मैं कहता हूँ वे व्यक्ति कहता है तो सही है ये, और मेरा अपना अनुभव जीवन का है इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। तो ये है कि यदि सत्य की खोज करे तो हम लोग बैठे हैं ना इस देश में कहीं गए तो है नहीं। वक्त की जरूरत अब ये तो है कि जी। आज तक कोई भारत सरकार का आदमी नहीं पूछने हमसे आया कि काम कैसे होगा, ये कोई नहीं आया आज तक। कोई नहीं आया। मीटिंग बुलाता है, गए बैठा है, हाथ उठाने बुलाता है, हम लोग हाथ उठा देते हैं। आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, तो एक सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि ये सम्मान नहीं देते तो शायद कुछ कमी रह जाती, उसके बाद कोई आपके पास चलकर वो सुझाव नहीं मांगने आते हैं जिसकी ज़रूरत है देश को। नहीं, पद्म भूषण से कोई संबंध उसका नहीं है, पद्म भूषण से तो बहुत लोगों को मिलता है। हाँ, लेकिन आपके कामकाज को देखकर ही दिया गया होगा। नहीं, ऐसा है तो क्या वो एक रोल मॉडल के रूप में गवर्नमेंट कभी नहीं कुछ ऐसा प्रयास करती है कि देश को कैसे खुले में शौच से मुक्त किया जाए, जिसका एक उदाहरण आप लोग लगातार बने हुए हैं? इसमें क्या है ना कि जो प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है जी, बहुत ही अच्छा अभियान है, और उनके चलते ही गांधी के बाद एक दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया और जन जागरण फैला दिया है। सर, जब अपने देश की ओर हम नज़र फेरते हैं, क्योंकि हमारा देश से लगाव है, हम यहाँ के नागरिक हैं, धरती के उस प्रबुद्ध नागरिक हैं जहाँ की एक सोच को आप आगे ले जा पा रहे हैं। प्रदूषण कई तरह की समस्याओं को जन्म दे रहा है, उसमें वाटर पोल्यूशन एक मेजर इशू है। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और सुलभ इस डायरेक्शन में क्या क्या अपनी छाप छोड़ना चाह रहा है? इसमें हमने दो टेक्नोलॉजी निकाली बहुत है, दो की बात कर रहे हैं अभी। उसमें है कि शौचालय पर पहला क्या है कि घरों में शौचालय बनाए जिसका पानी बाहर न जाए। वो पानी जो जहाँ शौच करते हैं आप उसी के अंदर वो जज्ब हो जाता है, सोख जाता है, तो उसको बाहर जाना नहीं है, इसलिए पानी पोल्यूट नहीं करेगा वो। पहला हो गया। दूसरा क्या हमने बनाया पब्लिक टॉयलेट में बायोगैस प्लांट। वो बायो प्लांट क्या है जी, तो पैखाना टॉयलेट से निकल के एक डाइजेस्टर है, बायोगैस बोलते हैं उसको, डाइजेस्टर, उसमें आया, उसमें गैस बना, उस गैस को आप ले खाना पकाइए और जाड़े में तपिए, बिजली बनाइए। एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ हो गया कि जो पानी है उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। उसमें एक टेक्निकल टर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जी, तो वो लेस देन 10 पर मिलीग्राम पर लीटर है। अब वो पानी इतना साफ है, उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, उसको खेत में इस्तेमाल कीजिए, बाहर नहीं फेंकिए। लेकिन फेंकना पड़े यदि जी, यमुना गंगा में तो उससे जल प्रदूषित नहीं होगा। तो हाउसिंग कॉलोनीज, हाईराइज बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इसमें इस टेक्नोलॉजी को लगा दीजिए और ये डिसेंट्रलाइज होगा। जमाना जो है अब डिसेंट्रलाइज का आ रहा है। सेंट्रलाइज सिस्टम जो था इसका सीवरेज सिस्टम वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में आपको देखेंगे कि 2.4 बिलियन लोग हैं, 2 अरब 40 करोड़, जिनके घरों में स्वस्थकर शौचालय नहीं है। और जो पहले आपसे मैं कह रहा था कि या नहीं कह रहा था अभी, तो अमेरिका में गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ मुझे कहा गया कि भाई आप अमेरिका में क्यों नहीं शुरू करते। हमने कहा भाई अमेरिका में सब कुछ है, यहाँ क्या कमी है? तो कहा नहीं, सीवर तो हमारा सिर्फ शहरों में है, हमारे गाँव में सेप्टिक टैंक हम लोग बनाते हैं जो बराबर साफ करना पड़ता है, उसमें कादो पखाना निकलता है। और आप दिखा रहे हैं कि आपके पखाने में 2 गड्ढा है, एक भरता है, एक चालू होता है, पहले मिट्टी बन जाती है, खाद हो जाता है। ये तीसरी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका में लगाइए इसको आप। तो यही कारण है कि सेंट्रलाइज सिस्टम से अब तक दुनिया की समस्या का समाधान इसमें नहीं हो पाया है। तो इसलिए हमने डिसेंट्रलाइज सिस्टम दिया 2,
एक घरों के लिए, जी एक पब्लिक प्लेस के लिए। सर, बिहार झारखंड की ओर आप अपने इस कार्यक्रम को एक मुहिम के तौर पर क्यों नहीं चलाना चाहते? वहाँ तो बहुत ज़रूरत है। कहा ना पहले कि इसमें है कि जो दड़गांव ने क्या कहा, तो ठीक है, वो दौर था। नहीं एक दौर उसके बाद भी आया। नहीं, दौर आज भी वही दौर है। मेरा कहना है कि यदि फर्ज करिए, यदि हम कोई गलत काम कर दे, मुझे सजा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। न्याय तो यही कहता है। नहीं नहीं कहता, सजा मुझे होगी क्योंकि हम गैर सरकारी आदमी हैं। लेकिन मेरे बगल में एक सरकारी अधिकारी बैठा हुआ आदमी है और सेम ऑफेंस करता है, तो उसके लिए सजा की व्यवस्था ही नहीं है। तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग होता है उस पर सजा देने की व्यवस्था ही नहीं है। तो इसका क्या होगा? तो क्या व्यवस्था कर लेंगे आप? तो आप ऐसे, अब देखिए टोटल 35 से 40 लाख एनजीओ हैं और एनजीओ बदनामी चल रही है। कुछ एनजीओ है भी जो ऐसा काम करते हैं, तो बदनामी होती है। नहीं होती है, एकदम सही आप कहते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं। उसमें 2 लाख ऐसी संस्थाएं हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं और बाकी नहीं करते, तो उनको मत दीजिए। तो 2 लाख, आपको गांव कितने हैं जो पहले कह दिया हमने? 6,40,000। तो पंचायत कितने हैं? 2,51,000। तो एक एनजीओ एक पंचायत, उसको काम दीजिए और नहीं करेगा तो फांसी दीजिए उसको। 60,000 एम्प्लॉय आपके इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इस 60,000 में भुगतान और उपयोग का ही मामला है। हाँ, पूरा वही है। और जो बनाते हैं शौचालय उसका भी है। जी, शौचालय बनाते भी तो है। तो मतलब जब आपने इस कॉन्सेप्ट को जब शुरुआत की थी, जब आपने स्टार्ट लिया भुगतान कीजिए और उपयोग कीजिए, तो कहीं वो एक चुनौती भरा नहीं नजर आया या लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया? नहीं, खुद स्वीकार नहीं किया। पटने के आप पता नहीं कहाँ के हैं, मैं तो बिहार का हूँ। नहीं, मैं भी बिहार से ही हूँ। तो पटना में तो हंगामा शुरू हो गया जी कि भाई पैसा उसके लिए भी लगेगा। किसके लगेगा नहीं कोई बोल रहा है। हाँ, उसके भी लगेगा। तो उस शब्द का उच्चारण करने में लोगों को तकलीफ हो रही है क्यों? पैसा उसके भी लगेगा। हाँ, तो भाई किसके लगेगा? उसके लगेगा। तो लोग हंसते थे, पैसा के ये बिहार का आदमी है जी, ये बस पर चढ़ता है, रेल पर चढ़ता है, पैसे देता है, शौचालय कौन देगा? हमने कहा भैया साफ सुथरा रहेगा तो क्या मने नहीं करेगा। लेकिन यदि ये आपको यदि साफ सुथरा न हो तो कुछ जाएगा उसमें। सही बात। तो यही है कि यदि आप शुरू में जो आपने कहा उसका कि शुरू में तो जब मैं जाता था बिहार में बात करने के लिए जी, तो लोग पूछते थे कि शौचालय की चर्चा करेंगे हम। जी सर, चाय पी लीजिए ना पहले। हम सर चाय तो आती रहेगी, चाय पीते रहेंगे। तो कहा कि नहीं, अरे इसका स्वाद नहीं आएगा मुंह में। तो ये हालत थी। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाया है सुलभ शौचालय का, जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वो क्या है, वो जरा बताइए। वो है क्या कि पंढरपुर में जी, विट्ठल भाई का मंदिर है। तो विट्ठल भाई के मंदिर में हर साल जी, वहाँ मेला लगता है। मैं साल में 2 बार ऐसा लगता है, हर साल तो लगता ही लगता है। तो उसमें जो है 4 लाख लोग लगभग आते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने तय किया कि यदि हम कहते हैं बाहर मत जाओ शौच करने के लिए तो व्यवस्था देनी होगी। तो व्यवस्था देनी होगी। तो वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के अफसर सब लोग बैठे जी, और हुआ कि नहीं इसको बनाना चाहिए। और तय हुआ मुख्यमंत्री के स्तर से कि ये काम सुलभ को दिया जाए। हाँ, और सुलभ इसको देखभाल भी करेगा। उसमें है 2,858 टॉयलेट है, सब व्यवस्था इसमें है, लॉकर्स भी है, सब कुछ। अब उसमें है कि 4 लाख लोग इस्तेमाल करेगा अगला साल से। अभी तक 2 लाख लोग इस्तेमाल कर रहा है, 1500 तैयार हो चुका है उसमें।
तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय है, 2858 सीट का, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चीन में 1000 के आसपास। हाँ, चाइना 1000 के आसपास में है जी। वो सेकंड है, और थर्ड महाराष्ट्र में है, शिरडी में करीब 500 के आसपास में शौचालय और बाथरूम है। ओके। तो ये है कि अब महाराष्ट्र तो प्रोग्रेसिव स्टेट है महाराष्ट्र, तो ये है कि वो शौचालय जो है इतना अच्छा बना है कि अब लोग बाहर शौच के लिए जा ही नहीं रहे बाहर। बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप कुछ वीडियो के लिए भी आप लोगों ने उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम शुरू किया है। उसमें क्या है ना कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट की एक संस्था है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ओके। उन्होंने हमको पत्र लिखा कि सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि क्या माताओं को आप खाना खिलाएंगे, उनको खाना नहीं मिलता है। तो हमने कहा खिलाएंगे, जरूर जाएंगे, खिलाएंगे। तो वृंदावन हम गए, माताओं से मिले, सब रो रहे थे, हमें भी रोना आया बहुत बार, और फिर कहा सब मरना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई क्यों मर रहे हो, हम लोग मदद करेंगे। तो इनिशियली 1000 दिया 1 महीने तक, दूसरे या तीसरे महीने से 2000 महीना रुपया दिया उनको, और अपने दिया उनको कि तुम बना के खाओ, ताकि शिकायत इस बात की ना हो कि ऐसा खाना है, वैसा खाना है, वैसा खाना है, ये है। सुबह शाम तक अपने मन से नाश्ता बनाया, अपने मन से खाना बनाया, अपने से खाना खाया, पढ़ाने की व्यवस्था की, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, काम की व्यवस्था की, एम्बुलेंस दिया हर आश्रम में, और सब ड्राइवर पेट्रोल सब दिया उसमें, और टीवी दिया समाचार देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, काम सिखलाया। सबसे बड़ी बात क्या थी, मरने के बाद उनके लाश को काट करके यमुना में फेंक दिया जाता था बिना संस्कार के। वहाँ हम लोग उसको पूरे अब हिंदू रीति से चंदन की लकड़ी, घी इत्यादि के साथ पूरे संस्कार के साथ उनका दाह संस्कार होता है। बहुत बार वो घूमने ले गए, कलकत्ता ले गए, वहाँ ले गए, बहुत जगह ले गए, फ्रांस तक कुछ महिलाओं को ले गए। तो ये है कि उनके जीवन में एक उत्साह ला दिया हम लोगों ने, एक सूखे पेड़ में जी पूरा हरापन ला दिया। अब पत्ते लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, और जो पति के मरने के बाद सब समाप्त हो गया था, अब वो हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, जो उन लोग को अलाउड नहीं था। और दीपावली मनाते हैं। सबसे बड़ी बात देखिएगा कि होली खेलते हैं। अगला होली आप जरूर आइएगा, अभी निमंत्रण दे रहे हैं आपको। हमारी कोशिश होगी जरूर। आपका बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, खास मुलाकात में अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। और भविष्य की शुभकामना आपको कि आप ऐसे ही 4 चांद लगता जाए सूरत में, और आप बहुत कामयाब हो। अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे, कुछ हम सत्य बोलते हैं तो साफ साफ बोल देते हैं। नहीं, सत्य की ज़रूरत है, और सत्य की खोज करने की जरूरत नहीं है, सत्य की ज़रूरत है इस देश में। और हमारी बहुत शुभकामना, मंगल कामना आपको। तो ये थे खास शख्सियत श्री विंदेश्वरी पाठक। उम्मीद करते हैं कि लीक से हटकर ये साक्षात्कार आपको पसंद आया होगा, और किन्हीं कारणों से यदि आप प्रेरणा ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। और सरकार और सिस्टम से भी आग्रह है कि यदि समाज की बेहतरी के लिए इनका उपयोग हो सकता है तो हमें करना भी चाहिए। फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।